हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोटेक एसेंस। मैं हूं शिवानी श्रेया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे सेल बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक एसेंस के ऊपर चल रहा है। राइट, पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा था। हमने देखा था कि सेल्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंसेस को कैसे ट्रांसपोर्ट करती है। राइट, हमने ट्रांसपोर्टर्स के डिफरेंट टाइप्स, coupled transporters, symporters, antiporters and ATP driven pump का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था। आज हम उसी टॉपिक में को और डिटेल में कंटिन्यू करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के तीन सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स को डिटेल में समझेंगे, विच इज पी टाइप पंप फॉलोड बाय वी टाइप पंप एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर। ओके, ये टॉपिक सिर्फ बीएससी एंड एमएससी एग्जामिनेशंस के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सीएसआर नेट, गेट, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, सेट, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सीयूटी पीजी या फिर और भी कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी एग्जामिनेशंस में भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। राइट, इसीलिए आज की लेक्चर बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज हम सिर्फ डेफिनेशंस या फंक्शंस याद नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि एटीपी की एनर्जी एक्चुअली जो है वो ट्रांसपोर्टर्स में कैसे यूज होती है। राइट, पी टाइप पंप में फॉस्फोराइलेशन और डिफॉस्फोराइलेशन क्यों होता है, वी टाइप पंप लाइसोसोम को एसिडिक कैसे बनाता है, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स ड्रग एंड टॉक्सिन को मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इन ट्रांसपोर्टर्स की बायोलॉजिकल एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। राइट, मैं हर मैकेनिज्म को डायग्राम्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको हर कंफर्मेशनल चेंज और ट्रांसपोर्ट साइकिल क्लियरली विजुअलाइज हो सके। अगर आप मैकेनिज्म समझ गए तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्चुअल या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर, और सबसे पहले बात करते हैं पी टाइप पंप्स की। ओके, तो देखिए, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन समझते हैं कि आखिर ये पी टाइप पंप को पी टाइप पंप ही क्यों कहा जाता है। राइट, इस नाम के पीछे इसका पूरा मैकेनिज्म छिपा हुआ है, तो इसीलिए चलते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए। ये देखिए, जो हमारा एटीपी ड्रिवन पंप है, ये बेसिकली तीन टाइप का होता है। राइट, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पी टाइप, वी टाइप एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर। तो अभी जो हम बात कर रहे थे पी टाइप पंप का, वो इसी पी टाइप है। ये किसका पार्ट है? ये एटीपी ड्रिवन पंप का ही पार्ट है। क्लियर है? चलिए, अब हम देखते हैं कि ये पी टाइप पंप, वी टाइप पंप होता क्या है। तो सबसे पहले पी टाइप पंप पे आते हैं। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है पी, पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन। ओके, यानी कि ये ऐसे पंप है जहां पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ये क्लियरली समझ में आ गया। बेसिकली अब अभी ये वर्ड है फॉस्फोराइलेशन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हमने, आपको याद होगा जब हम हमारा सेल ऑर्गेनेल वाला लेक्चर कर रहे थे, उसी में शायद हमने ये डिस्कस किया था फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। फॉस्फोराइलेशन का सिंपल मतलब होता है एडिशन ऑफ शुगर। राइट, सॉरी, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो पी टाइप पंप्स जो है, ये अपना ओन फॉस्फोराइलेशन यानी खुद का फॉस्फोराइलेशन करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, इसीलिए इनको पी टाइप पंप कहा गया है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म क्या यूज होती है, हम आपको एक मोटा मोटा समझाते हैं। देखिए, ये हमारा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारा पी टाइप पंप है। ये क्या है? ये है पी टाइप पंप। पी टाइप पंप है। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा है? देखिए, कोई भी जो मॉलिक्यूल है, सपोज ये हमारा मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। तो ये कैसे क्रॉस करेगा? ये क्रॉस करेगा आफ्टर एटीपी हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, यानी कि एटीपी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। राइट, यहाँ पे एटीपी किस में कन्वर्ट होगा? एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इसकी वजह से मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। जब मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, फिर कैसे हो रहा है? देखिए, यहाँ पे हम आपको बना के बताते हैं। फिर क्या हो रहा है? फॉस्फेट ग्रुप जो है,
यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऑटोमेटिकली अटैच हो जा रहा है मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में पी टाइप पंप के ऊपर, और मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पहुंच जा रहा है। समझ में आया आपको? देखिए, इसको अब हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। जैसे यहाँ पे आपको पी टाइप पंप का जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है डायग्राम के थ्रू। पहले हम इसको आपको एक रफ वर्ड में समझा देते हैं, फिर इसका सारा मैकेनिज्म भी हम लोग एक एक करके डिटेल में समझेंगे। क्या होता है कि जो सोडियम है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में हमेशा प्रेजेंट रहता है, राइट? वो सेल के बाहर जो है वो अक्सर हाई कॉन्सेंट्रेशन में ही प्रेजेंट रहता है। तो जो सोडियम है हमारा, वो हमेशा सेल के अंदर कैसे एंटर करता है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू बेसिकली एंटर करता है। जब कपल्ड ट्रांसपोर्ट के थ्रू कोई मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, तो उस वक्त ही हमारा सोडियम भी हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाता है। बट अगर इन केस जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर भी हाई रहा, जो कि सेल के लिए तो फेवरेबल नहीं है, तो इस केस में अब हम क्या करें? क्योंकि सेल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा आपका सोडियम अवेलेबल है, तो अब इस केस में सेल और सोडियम तो नहीं लेगा अपने अंदर, राइट? तो सोडियम का लो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर मेंटेन करने के लिए बेसिकली सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, 2 पोटेशियम को सेल के अंदर लेते हैं और 3 सोडियम को जो है वो सेल के बाहर पंप करते हैं। ये कौन सी एनर्जी से? एटीपी हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी को यूज करते हैं। ये जो फिनोमेना है, ये आपका एक एग्जांपल है पी टाइप पंप का। अब देखते हैं हम कि पी टाइप पंप काम कैसे करता है, राइट? आपको यहाँ सामने जो है फिगर दिख रहा होगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पी टाइप पंप के बारे में, जहाँ पे आपको टोटल 6 स्टेप्स दिख रहे हैं। ये स्टेप्स में बेसिकली ये बताया गया है कि पी टाइप पंप काम कैसे करता है, किस तरीके से आपका पी टाइप पंप में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं E1 के बारे में। ठीक है, E1 में क्या होता है? देखिए, E1 में पंप का ओपनिंग जो है वो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो साइटोप्लाज्मिक साइड है, यहाँ पे आपका पंप जो है इसका माउथ ओपन है, राइट? तो बेसिकली क्या होता है, जब इस कंफर्मेशन में जो आपका सोडियम है, इसके लिए एफिनिटी हाई होती है, इसीलिए साइटोप्लाज्म में 3 सोडियम आयन जो है वो एक साथ बाइंड कर लेते हैं। अभी एटीपी बाइंड नहीं हुआ है, राइट? एटीपी अभी बाइंड नहीं हुआ है, सिर्फ 3 सोडियम आयन बाइंड किए हैं। तो हमारा जो E1 है, इसको हम कैसे याद करेंगे? E1 का मतलब क्या हुआ? E1 इज इक्वल टू हाई एफिनिटी ऑफ, ये हाई हो गया आपका सोडियम। ठीक है, E1 में क्या होगा? सोडियम का एफिनिटी हाई रहेगा। अभी देखिए, स्टेप 2 में हमारा फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, जब तीनों आपका सोडियम आयन बाइंड कर गया, ओके, उसके बाद एटीपी बाइंड कर रहा है, उसके बाद एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही है, एटीपी कन्वर्ट हो जा रहा है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ये फॉस्फेट पंप के कंजर्व एस्फार्टेट रेसिड्यू पे अटैच हो जाता है। एस्फार्टेट के ऊपर क्या होता है? फॉस्फेट जो है वो अटैच हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। एस्फार्टेट रेसिड्यू के ऊपर आपका जो आपका क्या नाम है फॉस्फेट है, वो जाके क्या हो गया है? अटैच हो गया है। ओके, तो जो आपका पंप है वो फॉस्फोराइलेट हो जा रहा है, इसी वजह से इसको पी टाइप पंप कहते हैं। यानी कि फॉस्फोराइलेशन से प्रोटीन की कंफर्मेशन क्या होती है? वो चेंज होने लगती है। तो स्टेप 2 को हम लोग क्या समझेंगे? सीधा सीधा कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो रहा था? सोडियम की जो एफिनिटी है वो बहुत हाई है फर्स्ट स्टेप में, जिसकी वजह से 3 सोडियम आयन जो है वो जा करके बाइंड हो जा रहे हैं हमारे पंप के ऊपर। ओके, 3 सोडियम आयन क्या कहाँ पे बाइंड हो जा रहे हैं? 3 सोडियम आयन जो है वो साइटोप्लाज्म से बाइंड हो जा रहे हैं जाके हमारे पंप के ऊपर। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? जब सोडियम बाइंड कर गया तो फिर एटीपी बाइंड करता है, फिर होता है एटीपी का हाइड्रोलिसिस। इसी हाइड्रोलिसिस की प्रॉपर्टी के कारण इस पंप का नाम पी टाइप पंप पड़ा है। अब आते हैं स्टेप 3 में। यहाँ E2 स्टेज है। ये E2 स्टेज मतलब यहाँ पे जो आपका सोडियम है वो रिलीज होता है। अब देखिए, प्रोटीन जो है E1 से E2 के कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, राइट? ओपनिंग जो है अब क्या होगा? जो ओपनिंग अभी तक यहाँ साइटोप्लाज्म के साइड में थी, वो ओपनिंग अब कन्वर्ट हो गई है आपकी क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में, यानी कि सेल के बाहर की तरफ खुल गई। क्या हुआ? यहाँ पे कन्फर्मेशनल
चेंज हुआ। कंफर्मेशनल चेंज क्यों हुआ? ड्यू टू फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन की वजह से कंफर्मेशनल चेंज हो गया। ओके। अभी जब E2 कंफर्मेशन में आता है तो जो आपका सोडियम एफिनिटी है ये क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो आपका E2 कंफर्मेशन क्या लिखोगे? E2 कंफर्मेशन इज इक्वल टू, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, पहले ये नोट डाउन कर दे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। एक मिनट, जरा नोट डाउन कर दें, फिर हम लोग देखेंगे। E2 कंफर्मेशन में क्या हो रहा है? हमारा जो सोडियम का एफिनिटी है वो लो हो जा रहा है। E2 कंफर्मेशन में क्या हो रहा है? सोडियम का एफिनिटी लो हो जा रहा है। ओके। चलिए अब देखते हैं आगे, पहले इसको हम नोट डाउन कर दे रहे हैं। E2 में क्या हुआ? एक मिनट, नोट नहीं हो पा रहा है। चलिए नोट डाउन हम कर देंगे, पहले आपको बाकी की चीजें भी समझा दे रहे हैं। अब E2 में क्या हुआ? E2 में हमारा जो सोडियम की एफिनिटी थी वो लो हो गई, राइट? तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो 3 सोडियम आयन बाइंड हुए थे वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में रिलीज हो गए, यानी कि सोडियम सेल से बाहर चला गया, राइट? अब फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है? फोर्थ स्टेप में हमारा पोटेशियम बाइंड कर रहा है। अब देखिए E2 स्टेज में ही पोटेशियम के लिए एफिनिटी हाई हो गई। क्यों? क्योंकि सोडियम एफिनिटी क्या हो गई? लो हो गई। एक्स्ट्रा सेलुलर साइड से 2 पोटेशियम आयन बाइंड कर गया आपके पंप के ऊपर। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि सेम ट्रांसपोर्टर डिफरेंट कंफर्मेशन में डिफरेंट आयन को जो है क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइज कर रहा है, राइट? अब देखिए, अब स्टेप 5 में क्या होगा? जैसे ही आपका सोडियम हटा, स्टेप 4 में हमारा सोडियम क्या हुआ? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से बाहर चला गया, राइट? अभी क्यों चला गया? क्योंकि सोडियम की एफिनिटी यहाँ पे आके लो हो गई E1 से E2 में आने के बाद। अभी E2 के अंदर जब क्योंकि सोडियम चला गया तो यहाँ पे क्या हुआ? सोडियम की एफिनिटी लो होने के साथ साथ जो हमारा पोटेशियम है उसकी एफिनिटी हाई हो गई। तो क्या हुआ? 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल जो है वो आ करके बाइंड हो गए हमारे E2 के अंदर, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड के ऊपर। जैसे ये बाइंडिंग हुई है, पोटेशियम बाइंड कर रहा है, पंप को का फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो जा रहा है। जो फॉस्फेट यहाँ पे लगा था, ये फॉस्फेट क्या हुआ? रिमूव हो गया। ये फॉस्फेट क्या हुआ? रिमूव हो गया। ये जो फॉस्फेट का रिमूवल है, इसी प्रोसेस को हम डीफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ओके, प्रोटीन फिर से कंफर्मेशनल चेंज करेगा और जो यहाँ ओपनिंग हुई थी वो यहाँ क्लोज हो जाएगी और वापस से ओपनिंग कहाँ हो जाएगी? हमारी ओपनिंग वापस से हो जाएगी नीचे की तरफ, सेल साइटोप्लाज्म की तरफ, जैसे पहले था, राइट? अब देखिए स्टेप 6 में क्या हो रहा है? बेसिकली प्रोटीन दोबारा E1 के स्टेज में आ जाता है, ओपनिंग साइटोप्लाज्म की तरफ हो जाती है, पोटेशियम एफिनिटी लो हो जाती है, जिसके कारण जो 2 पोटेशियम आयन साइटोप्लाज्म के में मतलब ये पंप में आए थे वो साइटोप्लाज्म में क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। इसकी वजह से ये साइकिल क्या हो गया? आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे काम करता है हमारा पी पंप। बेसिकली इसमें आपको समझ में सारी चीजें आ गई, राइट? अभी देखिए इसमें क्या हुआ है? 1 एटीपी कंज्यूम हुआ है, 3 सोडियम हमारे बाहर गए हैं, 2 पोटेशियम अंदर आए हैं। इसीलिए इस पंप को इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी कहते हैं, क्योंकि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मूव हुआ, नेट प्लस चार्ज जो है वो आउटसाइड चला गया, राइट? ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब ये समझ में आया आपको? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, विच इज वी टाइप पंप। देखिए वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है वैक्यूल। वी का मतलब क्या हुआ? एक मिनट, वी का मतलब वैक्यूल। ओके। तो ये जो पंप है ये एटीपी की एनर्जी यूज करके प्रोटॉन आयन को ऑर्गेनेल के अंदर पंप करते हैं। ओके, इनका मेन फंक्शन जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाना नहीं है बल्कि एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, राइट? देखिए वैक्यूल, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि अब वी टाइप पंप है, वैक्यूल है। वैक्यूल होता क्या है? वैक्यूल जो है बेसिकली एक एम्प्टी स्पेस है जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है, राइट? ऑर्गेनल्स को भी हम वैक्यूल ही कहते हैं, वो भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड और आपका एम्प्टी स्पेस ही है। तो एटीपी ड्रिवन पंप जो कि मेम्ब्रेन ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है,
उसको हम वी टाइप पंप कहते हैं। ओके, अब इसका काम क्या है? एसिडिक नेचर को जो है वो मेंटेन करना। अब वो कैसे करता है, पहले हम वो समझेंगे। देखिए, ये काम क्या कर रहा है, जैसे अब क्या है, जनरली जो लाइसोसोम का पीएच है वो एसिडिक रहता है, राइट? अब ये एसिडिक पीएच होना जरूरी है, तो इसको मेंटेन करने के लिए जो आपका प्रोटॉन पंप है वो प्रेजेंट होता है लाइसोसोम के मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कि एक वी टाइप पंप है। ओके, ये प्रोटॉन पंप जो है ये पंप करता है प्रोटॉन प्रेजेंट आउटसाइड द लाइसोसोम को लाइसोसोम के अंदर, यानी जितने भी प्रोटॉन लाइसोसोम के बाहर प्रेजेंट है उसको अंदर मतलब पंप करता है बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस टू मेंटेन द एसिडिक पीएच ऑफ लाइसोसोम। तो यहाँ पे वी टाइप पंप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि इसका काम कैसे कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे आपको एक V1 डोमेन दिख रहा होगा। एक मिनट, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक V1 डोमेन दिख रहा है, राइट? V1 डोमेन क्या है? सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, V1 डोमेन, ये यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस जो है वो होती है, यहीं पे होती है। ये जो है हमारा कैटालिटिक पार्ट है। कैटालिटिक पार्ट मतलब क्या? वो जगह जहाँ पे एक्चुअली रिएक्शन जो है हमारा हो रहा है। दूसरा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वी नॉट पंप, ये जो है मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। ये प्रोटॉन चैनल को के बेसिकली काम करता है। ओके, यहाँ से हमारा प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखते हैं स्टेप्स की कैसे कैसे काम करता है ये। सबसे पहले क्या होता है? एटीपी बाइंडिंग होती है। कहाँ? V1 डोमेन में। तो V1 डोमेन पे क्या होता है, यहाँ पे लिख दें अगर, V1 डोमेन पे क्या हो रहा है हमारा? एटीपी की बाइंडिंग हो रही है। एटीपी की बाइंडिंग कहाँ हो रही है? V1 डोमेन पे, ठीक है। एटीपी जो है वो वीमन डोमेन के कैटालिटिक सब यूनिट पे बाइंड कर जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पे एनर्जी जो है वो अवेलेबल हो जा रही है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ये जो एटीपी बाइंडिंग हुई है, इस एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है और एटीपी कन्वर्ट हो जा रहा है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जिससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी रोटेशनल मूवमेंट जनरेट करती है। ओके, बिल्कुल एफ टाइप एटीपी सिंथेसिस के जैसे स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंस बस डायरेक्शन का होता है। चलिए थर्ड स्टेप में देखते हैं। रोटेशन की वजह से हमारा जो वी नॉट डोमेन है ये साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन को बाइंड करता है, यानी कि एच साइटोप्लाज्म की जो सॉरी प्रोटॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म में रिलेटिवली हाई हो जाती है। वी नॉट में क्या हुआ? वी नॉट में हमारा प्रोटॉन की बाइंडिंग हो गई, ठीक है। वी नॉट में क्या हुआ? प्रोटॉन की बाइंडिंग हो गई, राइट। जब V1 था तो क्या हुआ था? एटीपी की बाइंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस हुआ था। एटीपी हाइड्रोलिसिस हो जाने के बाद क्या हुआ? क्योंकि जब एटीपी हाइड्रोलिसिस हुई, इसकी वजह से जो है आपका जो आपका स्ट्रक्चर है, इसमें रोटेशन हुआ, मतलब जो रोटेशनल मूवमेंट है वो जनरेट हो गई, राइट। इसी रोटेशन की वजह से जो वी नॉट डोमेन था, इसमें साइटोप्लाज्म से प्रोटीन जो है, अब प्रोटॉन जो है वो आके बाइंड कर गया और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में हाई हो गई, राइट। अब क्या होगा? अब होगा प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन। रोटेशन होते ही रहता है, पर जो बाउंड प्रोटॉन मेम्ब्रेन है वो सॉरी जो प्रोटॉन है हमारे, वो मेम्ब्रेन के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। ओके, यहाँ पे इस फिगर में लिखा हुआ है। एक मिनट, हम जरा ये क्लियर कर देते हैं सो दैट आपको दिखे। ये वाला जो आपका मेन पोर्शन है, यहाँ पे इसकी बाइंडिंग शो की गई है कि किस तरीके से बाइंडिंग हो रही है, राइट। अब क्या होगा? प्रोटॉन जो है वो रिलीज होगा। कैसे होगा? देखिए, प्रोटॉन ऑर्गेनेल के ल्यूमेन में जाके रिलीज हो जा रही है। ल्यूमेन जो है वो एसिडिक हो जा रहा है और पीएच कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो जा रही है। ओके, अब क्या होगा? फिर सिक्स्थ स्टेप में हमारा जो प्रोटीन है वो ओरिजिनल स्टेज में आ जाती है और साइकिल जो है वो रिपीट होती रहती है। अब समझ में आया कि किस तरीके से एसिडिक नेचर को मेंटेन किया जाता है पंप के थ्रू। क्या हो रहा था? जब देखा कि हमारा जो बेसिकली प्रोटॉन है, प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर, राइट। तो क्या किया वी टाइप पंप ने? प्रोटॉन को एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू हमारे सेल के अंदर लेके आए, राइट। और जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो रीसेट कर ले रहा है, नेक्स्ट साइकिल फिर शुरू हो जा रहा है एज पर रिक्वायरमेंट। ये क्लियर है?
अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो हमारा लाइसोसोम है, ये जैसे हमने आपको बताया एसिडिक पीएच को मेंटेन करता है, राइट? डाइजेस्टिव एंजाइम सिर्फ एसिडिक पीएच पर ही एक्टिव होते हैं। वी टाइप पंप अगर नहीं हो तो लाइसोसोमल एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएंगे और ये रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, प्रोटीन डिग्रेडेशन और इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग में भी इम्पोर्टेंट होता है। कौन इंपॉर्टेंट होता है हमारा? वी टाइप पंप। ओके, ये समझ में आया। अब आते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। देखिए एबीसी ट्रांसपोर्टर का सबसे पहले मतलब देखते हैं। एबीसी का मतलब होता है हमारा एटीपी बाइंडिंग एटीपी बाइंडिंग कैसेट कैसेट ट्रांसपोर्टर। ओके, तो इसका फुल फॉर्म समझ में आ गया। एबीसी ट्रांसपोर्टर्स का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स। ओके, यहाँ पे बेसिकली दो एटीपी बाइंडिंग साइट्स होते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर के पास। ये सबसे लार्जेस्ट फैमिली होते हैं ट्रांसपोर्टर के। अब देखते हैं इनका काम कैसे है, क्या काम है। देखिए ये जो है बेसिकली एटीपी हाइड्रोलिसिस की एनर्जी को यूज करके बहुत डिफरेंट सबस्ट्रेट को मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि लिपिड्स हो गए, शुगर हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, ड्रग्स हो गए, टॉक्सिन्स हो गए एंड कोलेस्ट्रॉल हो गए। अभी आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए हर एबीसी ट्रांसपोर्टर में जनरली दो मेजर डोमेन होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, जिसको हम शॉर्ट में टीएमडी कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन विच इज एनबीडी। अब क्या होता है, जो हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है ये सबस्ट्रेट के लिए पैसेज बनाता है। ओके, और जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है एनबीडी, ये एटीपी बाइंड करते हैं और यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है, एनर्जी बेसिकली यहीं पे प्रोड्यूस होती है। अब देखते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होगी। ट्रांसपोर्ट होने वाला जो भी मॉलिक्यूल है वो टीएमडी पे बाइंड करता है। टीएमडी क्या हुआ? टीएमडी हुआ हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। इसको हम लिख दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है। और जो दूसरा है हमारा आपका एन एनबीडी, सॉरी, एनबीडी का क्या मतलब हुआ? एनबीडी का मतलब हुआ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड डोमेन। ओके, एनबीडी का क्या मतलब हुआ? न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। एनबीडी का मतलब हुआ न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। चलिए इसको लिख देते हैं सबसे पहले, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग, एक मिनट, बाइंडिंग, आगे क्या हुआ? डोमेन। अब समझ में आ गया। टीएमडी मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन हो गया और एनबीडी मतलब न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन हुआ। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट जो है हमारा वो आ करके टीएमडी पे जाके बाइंड कर रहा है, ठीक है। सबस्ट्रेट सबसे पहले क्या हो रहा है, टीएमडी पे बाइंड हो रहा है। कौन सा? जो ट्रांसपोर्ट होने वाला मॉलिक्यूल है बेसिकली, वो उसी को हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं, वो हमारे टीएमडी पे जाके बाइंड कर जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर जो है वो इनवर्ड फेसिंग स्टेज में हो रहा है, राइट, इनवर्ड फेसिंग स्टेज में है, राइट। ट्रांसपोर्टर हमारा कैसे है? इनवर्ड फेसिंग स्टेज में है, जिसकी वजह से क्या जिसकी वजह से नहीं एक्चुअली, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी बाइंडिंग हो जा रही है। किसकी बाइंडिंग हो जा रही है? जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होने वाला है। अब क्या हुआ, अब दो एटीपी मॉलिक्यूल जो है एनबीडीज पे बाइंड कर रहे हैं। एटीपी बाइंडिंग से दोनों एनबीडीज एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ओके, ये जो आप देख रहे हैं दोनों एनबीडीज क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, ये देखिए। और मॉलिक्यूल कहाँ चला गया? मॉलिक्यूल अंदर चला गया, राइट। अब क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में एनबीडीज जो है वो टाइटली डाइमराइज कर रहे हैं। इस डाइमराइजेशन की वजह से जो टीएमडी की कंफर्मेशन है वो कंप्लीटली चेंज हो जा रही है और ट्रांसपोर्टर जो है वो आउटवर्ड फेसिंग स्टेज में जो है वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं, राइट। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, अब देखिए बेसिकली अब क्या, नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों चिपक गया जिसकी वजह से यहाँ ओपन हो गया। पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया, राइट। अब देखिए, अब स्टेप फिफ्थ में क्या हो रहा है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही है। सॉरी, अब जो है क्या हो रहा है,
अब क्या हो जा रहा है, जो हमारा सबस्ट्रेट है वो मेम्ब्रेन के दूसरी साइड पे जाके रिलीज हो जा रहा है। ओके, ये ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो सकता है, यानी एनर्जी रिलीज, एनर्जी का यूज हो रहा है। अब जाके एटीपी हाइड्रोलिसिस हुआ, हमारा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गए, राइट। एनपीडीज क्या हो गई, सेपरेट हो गई, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। और एनबीडीज के सब सेपरेट होते ही जो हमारा ट्रांसपोर्टर है वो ओरिजिनल इनवर्ट फेसिंग स्टेज में आ जाता है, साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। अभी एबीसी ट्रांसपोर्टर्स का यूज क्या है, देखिए। एबीसी ट्रांसपोर्टर्स को यूज करके हम बेसिकली ड्रग रेसिस्टेंस जो है वो डेवलप करते हैं, सॉरी। कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है, बैक्टीरिया में न्यूट्रिएंट अपटेक करता है, टॉक्सिन्स को सेल से बाहर निकालता है, लिपिड ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करता है। ओके। अभी हमारा जो एबीसी ट्रांसपोर्टर है, इसके दो टाइप्स हैं, दो एग्जांपल्स हैं। एक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एमडीआर प्रोटीन। एमडीआर का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस प्रोटीन। इसका काम बेसिकली क्या है, देखिए। ये बैक्टीरियल सेल जो है बेसिकली एमडीआर प्रोटीन को यूज करता है अपने डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए। किससे हुए डैमेज, जो इसको एंटीबायोटिक्स की वजह से होता है। यानी अगर हमारी बॉडी में कोई हम मान लीजिए बैक्टीरियल डिजीज है जिसके लिए हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो ये जो हमारा एमडीआर प्रोटीन है ये बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली होता है। ये प्रोटीन क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को प्रिवेंट कर देता है एंटीबायोटिक्स के डैमेज से, होने वाले डैमेज से। ओके, जिसकी वजह से हमारा बैक्टीरियल सेल क्या हो गया, बैक्टीरियल सेल सेफ हो गया और बॉडी के अंदर से वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। कई बार हम देखते हैं ना कि कोई कोई एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जिसको आप अगर लगातार कंज्यूम करो तो हमारी बॉडी उसके रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब अगर हम दवा खा भी रहे हैं तो उसका कोई खास असर हमारे ऊपर नहीं होता है। ओके, जो एमडीआर प्रोटीन है, अब वो ये होता है कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखिए। एमडीआर प्रोटीन जो है हमारा बैक्टीरियल सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ओके, बैक्टीरियल सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, जो जहां पे कि बेसिकली काम कैसे करता है, देखिए। ये पंप या फिर फ्लश आउट करता है एंटीबायोटिक्स को, ओके, बैक्टीरियल सेल से, सो दैट एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं पहुंचा पाए। इसी वजह से ह्यूमन बॉडी जो है वो अब एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस हो चुकी है, जहां पे ये कोई भी बैक्टीरिया हमको इन्फेक्ट कर पा रहा है, मतलब सॉरी, जब कोई बैक्टीरिया हमको इन्फेक्ट करता है तो हम जल्दी जब एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो उसका जनरली हमारे ऊपर असर नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया ने क्या कर लिया है, एमडीआर प्रोटीन को अपने अंदर डेवलप कर लिया है, अपने अंदर बना लिया है, राइट। जिसकी वजह से एमडीआर क्या कर रहा है, बैक्टीरियल सेल को डैमेज, जो आपका एंटीबायोटिक्स की वजह से डैमेज हो सकता था उससे पहले ही प्रिवेंट कर दे रहा है। अब हम आते हैं सेकंड, यहाँ पे एक और टर्म आया, सीएफटीआर। सीएफटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटरी प्रोटीन। सीएफटीआर का क्या नाम हुआ, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटरी प्रोटीन। ये काम क्या करता है, देखिए। सीएफटीआर का जो मेन फंक्शन है, ये क्या है, सीएफटीआर प्रोटीन्स का, ये ट्रांसपोर्ट या फिर मेंटेनेंस करता है क्लोरीन का सेल के अंदर। किसका ट्रांसपोर्ट मेंटेन करता है, क्लोरीन का। ओके, अगर सीएफटीआर प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एयरवेज है वो ब्लॉक हो जाएगा। एयरवेज का मतलब क्या हुआ, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, विंड पाइप है या फिर ब्रोंशी है। ओके, अभी एयरवेज सिस्टम में ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होगा, फ्लूइड जो है वो एयरवेज में फिल हो जाएगा और इसी ब्लॉकेज की वजह से एक सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम का डिजीज होता है, जो कि ह्यूमन में कॉज कर जाता है। क्लियर है सीएफटीआर प्रोटीन। चलिए, अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो हम समझ लेते हैं। मेन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट एटीपीएस पंप। एटीपीएस पंप के क्या क्या टाइप हैं, सबसे पहला है आपका पी टाइप पंप, उसके बाद है वी टाइप पंप, फिर एफ टाइप पंप, फिर एबीसी टाइप पंप। एक एक करके समझते हैं। देखिए, जो पी टाइप एटीपीएज है, ये बेसिकली ये पंप क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, पोटेशियम को, कॉपर को, जिंक को, कैल्शियम को एंड पीवी को। ओके, ये जो है ये प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, आर्किया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लांट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, फंगी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एंड मैमल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ओके, इनका काम क्या है, ये कोई भी जैसे पोटेशियम हो गया या फिर कोई हैवी मेटल आयन हो गया, इसका ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, कौन, पी टाइप एटीपीएस। ओके, पी टाइप एटीपीएस पंप जो है, अगर मान लीजिए कैल्शियम या फिर प्रोटॉन
ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ओके, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। पी टाइप एटीपीएस पंप क्या करता है, पी टाइप एटीपीएस पंप जो है हमारा, वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल के ऊपर ट्रांसपोर्ट किस चीज का करता है, कैल्शियम या फिर प्रोटॉन का। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के ऊपर, ओके, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट रहता है। और दूसरा पी टाइप एटीपीएस पंप जो होता है, जो कि सोडियम एंड पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट करता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रे एनिमल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ओके। जो पी टाइप एटीपीएस पंप प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट करता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्लांट्स एंड फंजाई के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। और जो पी टाइप एटीपीएस पंप फॉस्फोलिपिड का ट्रांसपोर्ट करता है, ये यूकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ओके। सेकंड आते हैं वी टाइप पंप। वी का मतलब वैक्यूल है, आपको समझ आया। वी टाइप एटीपीएस पंप जो है, ये क्या करता है, ये प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, जो कि लाइसोसोम, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम एंड सेक्रेटरी वेसिकल के ऊपर, एनिमल के लाइसोसोम एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट क्या करता है, प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। वी टाइप एटीपीएस पंप जो है, वो आपके प्लांट एंड फंजाई में भी प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट करता है, और प्लांट और फंजाई में वी टाइप एटीपीएस पंप लोकेट कहाँ होता है, वेस्कुलर मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेट होता है, ठीक है। अब आइए एफ टाइप के ऊपर। एफ का मतलब हो गया फैक्टर, एफ का मतलब क्या हो गया, फैक्टर, ओके। ये भी एक एटीपी सिंथेसिस है, ठीक है। एफ टाइप एटीपीएस पंप जो है, ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, यूकैरियोट्स के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, कौन, एफ टाइप पंप, जो कि प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और वो एफ टाइप एटीपीएस पंप जो कि प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ, बैक्टीरिया के अंदर, वो बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। और जो एफ टाइप एटीपीएस पंप जो है, वो प्लांट में प्रोटॉन का बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। अब आते हैं फोर्थ टाइप के ऊपर, विच इज एबीसी टाइप एटीपीएस। एबीसी का फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया, एबीसी का मतलब, एबीसी का फुल फॉर्म हो गया एटीपी बाइंडिंग कैसेट, ओके। ये जो आपका एबीसी एटीपीएज है, ये क्या करता है, बहुत सारे सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल मेम्ब्रेन के ऊपर, किसके, बैक्टीरिया के। एंड दूसरे जो एबीसी एटीपीएस होते हैं, जो आपके एंटी ट्यूमर ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स एंड लिपिड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, आर्किया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, एंड यूकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए देखिए, आज का जो लेक्चर था, राइट, इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है ना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, तीन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर्स को हमने डिटेल में पढ़ा, पी टाइप, वी टाइप एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर, राइट। सबसे पहले हमने पढ़ा पी टाइप पंप, जो कि एटीपी की एनर्जी यूज करके ट्रांसपोर्टर्स खुद फॉस्फोराइलेट होते हैं, और सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम जैसे आयंस को मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। हमने E1 एंड E2 कंफर्मेशन स्टेजेस, फॉस्फोराइलेशन, डिफॉस्फोराइलेशन और कंप्लीट ट्रांसपोर्ट साइकिल को स्टेप बाय स्टेप समझ लिया, ओके। उसके बाद हमने वी टाइप पंप्स डिस्कस किए। ये एटीपी की एनर्जी यूज करके प्रोटॉन्स को लाइसोसोम, एंडोसोम एंड वैक्यूल्स जैसे ऑर्गेनल के अंदर पंप करते हैं, जिससे उनका एसिडिक पीएच मेंटेन रहता है। ये एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोटीन डिग्रेडेशन, रिसेप्टर रिसाइकलिंग एंड इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। एंड फाइनली हमने एबीसी ट्रांसपोर्टर्स को पढ़ा, जो एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स प्रोटीन होते हैं, ये ड्रग्स, लिपिड, पेप्टाइड्स एंड कई दूसरे मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करते हैं। साथ ही हमने और क्या क्या पढ़ा, साथ ही हमने आपको एमडीआर के बारे में भी पढ़ा, एमडीआर प्रोटीन एंड सीएफटीआर प्रोटीन, राइट। एंड उसके बाद हमने और चीजें पढ़ी, पी टाइप एटीपीएस पंप, वी टाइप एटीपीएस पंप, एफ टाइप एटीपीएस पंप एंड आपका एबीसी टाइप एटीपीएस पंप, राइट। देखिए, अगर आपको बेसिकली
ये जो चीजें हमने पढ़ी है, राइट, कैंसर बायोलॉजी और फार्माकोलॉजी दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस वगैरह को डिस्कस किया है। अगर आप एक बार सिर्फ नाम याद करेंगे तो शायद एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप हर ट्रांसपोर्टर का एनर्जी सोर्स, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म एंड फंक्शन समझ लेंगे तो किसी भी कॉन्सेप्चुअल या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इस लेक्चर के बाद मैं आपसे एक छोटा सा टास्क चाहती हूँ। वो ये है कि एक नोटबुक में 3 कॉलम्स बनाइए, पी टाइप, वी टाइप एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर का कंपैरिजन खुद लिखने की कोशिश कीजिए। जब हम अपने वर्ड्स में कॉन्सेप्ट्स को लिखते हैं तभी रियल अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी डेवलप होती है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि बायोलॉजी को कभी भी रटने का सब्जेक्ट मत समझिए। बायोलॉजी जो है लॉजिकल साइंस है। जब आप मैकेनिज्म को विजुअलाइज करेंगे और उनको उनके पीछे का रीजन समझना शुरू कर देंगे तब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा, राइट। अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो बायोटेक एसेंस को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और ये जो लेक्चर और आपका जितनी भी चीजें हैं उसको रिवाइज करते रहिए। मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी जहां हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड रिमेंबर एवरी स्मॉल कॉन्सेप्ट you master today is one step closer to your net, gate, MSc examinations and research career and your dream job. Thank you everyone. See you in the next lecture. Happy learning.